दोस्तों, अगर कल्चर की बात करते हैं या हिस्ट्री की बात करते हैं या म्यूज़िक की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका में ओवरऑल उनका खुद का कल्चर है, उनकी खुद की हिस्ट्री है, उनका खुद का फूड है। लेकिन यही है कि वो इतना सेलिब्रेट नहीं किया जाता, अपने तक पहुंचा नहीं है। लेकिन हाँ, उनकी भी हिस्ट्री है, उनका भी कल्चर है, उनका भी म्यूज़िक है, उनका भी फूड है जो कि यहाँ पे फेमस है। लेकिन अपने को पहुँचा नहीं है। अपने इंडिया में इतने रेस्टोरेंट्स नहीं देखने के लिए मिलते। उसको लेके बात करते हैं उनके कल्चर की। उनका कल्चर भी है जो कि वो इतना टॉकेटिव नहीं रहते हैं लैटिन अमेरिकन लोग, इसलिए अपने तक उनका कल्चर पहुंचा नहीं है। और हिस्ट्री तो है उनकी, तो उनकी हिस्ट्री उनमें ही उन तक ही सीमित है। वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुई है उनकी हिस्ट्री, उतनी सेलिब्रेट नहीं है हुई उनकी हिस्ट्री। तो मैं कल देख रहा था कि क्या क्या है, तो उनका बहुत सारा लिखा हुआ हिस्ट्री के बारे में है, लिखा हुआ उनके कल्चर के बारे में है। तो वही एक है कि अभी आउट ऑफ लैटिन अमेरिका वो गया नहीं है अभी तक। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ मैं हूँ लीमा में, पेरू कंट्री लीमा में। और आज है मेरा सेकंड लास्ट डे। कल जाऊंगा मैं पेरिस। तो ये है लीमा, पेरिस, जो एक तो दोस्तों ये है लीमा, पेरिस, जो एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। साउथ अमेरिका भी बोलते हैं इसको। अभी बजे है दोपहर के। हेलो दोस्तों, मैं हूँ लीमा, पेरू में। आज है मेरा सेकंड लास्ट डे और मैं जा रहा हूँ अभी कॉफ़ी पीने। ये है होटल हॉलिडे इन, जो कि है सैन इसिड्रो डिस्ट्रिक्ट में। अपनी आ रही लिफ्ट, मैं दिखाता हूँ होटल आपको नीचे जाके। तो ये है दोस्तों होटल हॉलिडे इन। तो जो मेरे पीछे दिख रहा है वो है होटल हॉलिडे इन। ये 5 स्टार होटल कह सकते हैं, एक 5 स्टार होटल है होटल हॉलिडे इन। ये होटल मुझे अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये जो है ये एरिया बहुत अच्छा है। ये एरिया जो है वो काइंड ऑफ फाइनेंशियल हब है। यहाँ पे सारे बड़े बड़े बैंक्स हैं, सारे बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस है, इसलिए मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगता है। और ये होटल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारी चीज़ें एक्सेसिबल है। तो ये आता है सैन इसिड्रो डिस्ट्रिक्ट में। ये जो होटल हॉलिडे इन एक्सप्रेस है, तो आपको अगर बुक करना है तो ये आपको $120-130 के आसपास आपको मिल जाएगा। booking.com पे या मेक माई ट्रिप पे भी आपको ये होटल मिल जाएगा। तो चलो दोस्तों, हम चलते हैं कॉफ़ी पीने। उसके पहले आपको दिखाता हूँ बाहर का नज़ारा। तो दोस्तों अभी बजे है दोपहर के 4 और ये है बाहर का नज़ारा। ये है बाहर का नज़ारा। अभी थोड़ी ठंडी है, थोड़ा क्लाइमेट अच्छा है, वरना यहाँ पे तो धूप ही होती है।
ये देखो, तो जो जैसे मैं बात कर रहा था, ये है फाइनेंशियल हब। यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये देखो, ये जो बस है वो ऐसी बस मैंने कर्नाटक में देखी थी, तो ऐसी बस है यहाँ पे। अभी हुआ है अपना जेब्रा क्रॉसिंग ऑन, तो चलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग ऑन। इसके पहले जाने देते हैं बस को। अगर दोस्तों जेब्रा क्रॉसिंग ऑन भी है, फिर भी आपको दाएं बाएं देखना है। पता नहीं कौन ड्राइवर कहाँ कैसे चला है। तो यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे पहला था बैंक, यहाँ पे भी आगे आपको बैंक देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, ये है बिल्डिंग्स, ये है मेरा होटल हॉलिडे इन। लास्ट टाइम मैं एकदम टॉप फ्लोर पे था, 11 फ्लोर पे। ये टाइम वो साइड दिया है मुझे रूम। आगे ही 1-2 ब्लॉक छोड़ के स्टारबक्स कैफ़े है, तो हम लोग जा रहे हैं स्टारबक्स कैफ़े। तो हालांकि लैटम में ठंडी नहीं रहती है, यहाँ पे विंटर रहता है, समर रहता है, और समर भी बहुत हॉट रहता है। तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतनी ठंडी होगी, इसलिए मैंने कुछ जैकेट वगैरह ये टाइम नहीं लाया है। लेकिन ये मैंने थोड़ा शर्ट ओवर साइज टाइप लाया था, तो वो मुझे काम आ गया। 2 दिन पहले मैं था डोमिनिकन रिपब्लिक, सैंटो डोमिंगो जो उसकी कैपिटल है। तो वहाँ पे तो ठंड नहीं थी, वहाँ पे तो समर था। और उसके पहले मैं था जमाइका किंगस्टोन, जो कि वहाँ पे 2 दिन गया था मैं। तो वहाँ पे तो बहुत ही धूप थी, तो मतलब ख़तरनाक धूप थी वहाँ पे। तो वहाँ पे तो हॉट समर चल रहा था, इसलिए मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी कुछ ठंडी रहेगी यहाँ पे। आपको दिखाता और एक बार एरिया, ये देखो, ये है एरिया। सैन इसिड्रो ये एरिया का नाम है। हर एक कंट्री में दोस्तों ऐसे कुछ चीज़ें रहती है। जैसे आप यूरोप में घूमोगे तो आपको ऐसे कुछ चीज़ें रहती कि टॉप 10 प्लेसेस टू सी, टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं। यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ही नहीं। एक तो इनका अच्छा एरिया और बुरा एरिया है। अच्छा एरिया वही है कि जहाँ पे आप रह सकते हो, थोड़ा सेफ रहेगा, सब कुछ मिलेगा आपको, रेस्टोरेंट, स्टारबक्स वगैरह। और बुरा एरिया थोड़ा ओल्ड सिटी टाइप रहेगा, जहाँ पे कुछ नहीं रहेगा, तो वहाँ पे सेफ भी नहीं रहेगा वहाँ पे उतना। और उतना आपको देखने में और रहने में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउडी रहेगा। वहाँ पे बहुत पुराने बिल्डिंग्स टाइप रहेगा, कॉम्प्लिकेटेड एरिया रहेगा। तो ओल्ड एरिया वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता। न्यू एरिया ही मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि सेफ़ रहता है और स्पेसियस रहता है। सारी चीज़ें आपको एक्सेसिबल भी रहेगी। तो आ गए हम लोग स्टारबक्स। यहाँ पे है स्टारबक्स कैफ़े, यहाँ पे ज़हारा का मॉल। तो बाद में ज़हारा का मॉल में जाऊँगा मैं, देखता हूँ कुछ मिलता है क्या अच्छा। तो एक एरिया है, यहाँ पे भी एक स्टारबक्स है, लेकिन वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा। अदरवाइज़ लेट्स सी जाते हैं, क्योंकि कल तो दूसरा वो स्टारबक्स गया था। तो चलो दोस्तों, आज जाते हैं एक दूसरे स्टारबक्स में, नए स्टारबक्स में, और वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ की कैसी है कॉफ़ी। बाकी तो कॉफ़ी तो सेम ही रहती है, लेकिन थोड़ा अलग फीलिंग रहेगा ये स्टारबक्स में। तो आए हम लोग दोस्तों दूसरे स्टारबक्स में, नए वाले स्टारबक्स में। तो हेलो दोस्तों,
मैं हूँ पेरू में। आज है मेरा दूसरा दिन इन पेरू, लीमा। मैं हूँ लीमा सिटी में, एक कैपिटल है पेरू का। और कल आया था मैं डोमिनिकन रिपब्लिक से, डायरेक्ट फ्लाइट था मेरा। तो कल जाऊंगा मैं, कल मेरा लास्ट डे है। कल जाऊंगा मैं पेरिस और वहाँ उसके बाद जाऊंगा मैं इंडिया। तो दोस्तों बातें करते हैं कुछ लैटिन अमेरिका के बारे में। लैटिन अमेरिका या साउथ अमेरिका भी कहते हैं, तो जो स्टार्ट होता है मैक्सिको से लेके ब्राज़ील तक, तो बीच में आता है आपका इक्वेडोर, बीच में आता है पनामा, पेरू, चिले थोड़ा नीचे है, ब्राज़ील है बीच में। ये कुछ मेन कंट्री है। उसके बाजू में आते हैं कैरेबियन कंट्रीज़, जिसको हम लोग कहते हैं जमैका, डोमिनिकन रिपब्लिक एक्सेट्रा। तो जो लैटिन अमेरिका है या साउथ अमेरिका है, वो बेसिकली स्पेनिश स्पीकिंग कंट्रीज़ है। यहाँ पे स्पेनिश ज़्यादातर बात करते हैं लोग। एक ही कंट्री है जो कैरेबियन में है, वो है जमैका, वो इंग्लिश बात करती है। रेस्ट ऑल जो कंट्रीज़ है वो स्पेनिश ही बात करते हैं लैटिन अमेरिका में। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस इन लैटिन अमेरिका। कहाँ पे मैं गया था, क्या एक्सपीरियंस मुझे आया। स्टार्ट करते हैं मैक्सिको से। तो मैं मैक्सिको 2 बार गया हूँ। फर्स्ट टाइम जब गया था मैक्सिको, तब मैं मेन मैक्सिको सिटी में रुका था। अभी लास्ट टाइम जब गया था तो मैं थोड़ा आउटस्कर्ट में रुका था, थोड़ा मेन एरिया में रुका था, जो कि नया एरिया हम लोग कह सकते हैं। तो मैक्सिको अगेन एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। यूएस बॉर्डर में आती है वो लैटिन अमेरिका कंट्री, और वो भी एक स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री कहा जाता है मैक्सिको को। मैक्सिको का मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, आप तो देख सकते हो। मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुका था, 2 दिन ही रुका था मैं मैक्सिको में, और इंडिया से डायरेक्ट आया था मैं मैक्सिको में। तो जो जेट लैग कहते हैं, या वो जो टाइम डिफरेंस था वो ज़्यादा था मैक्सिको में, तो उतना मैं अच्छा वीडियो नहीं बना पाया मैक्सिको का। दूसरा मैक्सिको के अंदर, मैक्सिको सिटी में मैं था। मैक्सिको का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है। मैक्सिको से बहुत सारे कंट्रीज़ जाने के लिए आपको फ़्लाइट्स मिलेगी। तो वहाँ से मैं गया था डोमिनिकन से वहाँ आगे गया था मैं जमैका। तो मैक्सिको से बहुत सारे नॉन लैटिन अमेरिकन फ्लाइट्स भी है, जैसे एयर फ्रांस है, लुफ्तांजा है, बाद में आई थिंक एमिरेट्स है, कतार है। तो बहुत सारे फ्लाइट्स जो है वो लैटिन अमेरिका मैक्सिको में आती है। तो मैक्सिको एक बहुत बड़ा एयरपोर्ट भी है। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिको में जो फूड की, तो फूड इंडियन रेस्टोरेंट भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, मैक्सिकन रेस्टोरेंट भी देखने के लिए मैक्सिको जो जाना जाता है वो है वहाँ के स्पाइसी फूड को लेके। तो वहाँ पे बहुत सारा स्पाइसी फूड खाते हैं मैक्सिको में। उसके बाद मैं गया था डोमिनिकन रिपब्लिक एक कैरेबियन आइलैंड है, और इतनी कुछ ख़ास कंट्री नहीं लगी मुझे डोमिनिकन रिपब्लिक। 2 दिन ही था मैं डोमिनिकन रिपब्लिक, और उसके बाद मैं गया था आगे जमैका। तो डोमिनिकन रिपब्लिक से मैं गया था जमैका जो है वो एक कैरेबियन आइलैंड है। जमैका पे राज किया था अंग्रेज़ों ने, इसलिए वो जमैका जो पार्ट है, वो जमैका जो कंट्री है वो इंग्लिश बात करते हैं। छोटी कंट्री है, लेकिन उतने डेवलप नहीं है अभी भी जमैका पे। एक तो अंग्रेज़ों का या दूसरा इसका राज चलता है जमैका में, तो उतना कुछ ख़ास नहीं है जमैका। इकोनॉमिकली भी इतनी कुछ ग्रो नहीं है। बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी उतना कुछ पोटेंशियल नहीं है इंडियन बिज़नेस ओनर के लिए। जमैका से मैं आया हूँ लीमा के बारे में मैंने कल भी वीडियो बनाया है, अभी भी मैं बता रहा हूँ। एक अगेन लैटिन अमेरिकन कंट्री है, सेंटर ऑफ लैटिन अमेरिका में है। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, मीडियम कंट्री है, थोड़ी डेवलप कंट्री है कंपेयर टू द डोमिनिकन एंड द जमैका। लास्ट टाइम जब मैं आया था लैटिन अमेरिका, तब मैंने ट्रैवल किया था इक्वेडोर, चिले, तो ब्राज़ील। ये 3 कंट्री मैंने लास्ट टाइम ट्रैवल की थी। तो बात करते हैं इक्वेडोर के बारे में। इक्वेडोर में गया था गुयाक्विल।
ग्वायाक्विल एक डेवलप सिटी है इक्वेडोर में। अच्छा एयरपोर्ट है, वहाँ से भी बहुत सारे कनेक्टिंग फ़्लाइट है। अगेन स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन सेफ़ नहीं है। सेफ़ नहीं है क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है वो यूएस डॉलर है, और वहाँ पे ये है सी है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे शिपमेंट जाते हैं। तो जो भी ड्रग्स है जो कि लैटिन अमेरिका में, तो वहाँ पे पहले जमा होते हैं और वहाँ से पूरे यूरोपियन कंट्री में सर्कुलेट किए जाते हैं। इसलिए इक्वेडोर है वो सेफ़ नहीं है। लास्ट टाइम मैं जब था वहाँ पे एक्चुअली रोड पे 14 लोगों को मारा था टेररिस्ट लोगों ने। तो उनका ही गैंग वॉर था, लेकिन उसमें कॉमन लोग भी कुछ मरे थे। एक न्यूज़ चैनल पे भी अटैक किया था। वहाँ पे जो न्यूज़ एंकर थे वो कुछ उनके खिलाफ़ बोल रहे थे, तो उसको भी उन लोगों ने टारगेट किया था, और उसको भी उन लोगों ने वो गन वगैरह दिखा रहे थे लाइव टीवी पे। तो वो टाइम में वहीं पे था, तो वो एक मेरा बैड एक्सपीरियंस था इक्वेडोर को लेके। उसके बाद दोस्तों गया था मैं चिले मुझे अच्छा लगा। चिले कंट्री थोड़ी काइंड ऑफ यूरोपियन फील है चिले में मैं घूमा हूँ। 8 दिन था मैं इनफैक्ट चिले में। तो मैं जो रुका था वो मर्क्यूर होटल में रुका था, सेंटर ऑफ चिले में। वहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है, वो एक साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा मॉल है। उसके बाजू में रेस्टोरेंट एरिया भी है, रेस्टोरेंट्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है वहाँ पे। तो वो एक एरिया में मैं रुका था। तो चिले का मेरा जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। चिले में आपको उबर मिलेगी, बाकी लोकल टैक्सी भी मिलेगी। एयरपोर्ट अच्छा है चिले का। स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है, लेकिन वहाँ पे आपको इंग्लिश बात करने वाले भी मिलेंगे। और दूसरी चीज़, जो क्लाइमेट है चिले का वो एकदम मस्त है। लाइक आपको लगेगा कि आप यूरोप में हो। नॉट ओनली क्लाइमेट, आपको जो रोड्स दिखेंगे, जो आपको ग्रीनरी सिटी में दिखेगी। मैं था सैंटियागो सिटी में, जो कैपिटल है चिले का। जो ग्रीनरी दिखेगी आपको, या जो कंस्ट्रक्शन दिखेंगे आपको चिले में, आपको ऐसा लगेगा कि आप यूरोप में हो। तो चिले जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगा एंटायर लैटिन अमेरिका में। चिले के बाद गया था मैं ब्राज़ील। दोस्तों ब्राज़ील में 2 सिटी में गया था। रियो दे जानेरियो, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस था। तो रियो दे जानेरियो जो एरिया है वो कोस्टल एरिया है। तो कोस्टल एरिया है, वहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा अच्छा है, होटल्स भी अच्छे मुझे मिले। और लेकिन वहाँ पे एक स्टैटू है जो कि टॉप 7 वंडर्स में भी आता है। लेकिन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा ब्राज़ील, क्योंकि वहाँ पे प्रोस कॉन्स है। मतलब वहाँ पे अच्छे एरिया भी है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा और दुनिया की आई थिंक सेकंड लार्जेस्ट स्लम है। तो वो एक रियो दे जानेरियो एरिया में, तो वो एक उसका ड्रॉबैक है। उसके बाद आया था मैं साओ पाउलो जो है वो कैपिटल है ब्राज़ील की। वो एक थोड़ा अच्छा एरिया लगा, लेकिन अगेन कंजेस्टेड है, छोटे बिल्डिंग्स है, उतना अच्छा नहीं लगा मुझे। जो साओ पाउलो है ब्राज़ील का कैपिटल है। मैं था 4-5 दिन, कुछ जगह पे घूमा हूँ। जैसे साओ पाउलो में सेंटर ऑफ द सिटी, बाद में रेस्टोरेंट्स मैकडॉनल्ड्स वगैरह है वहाँ पे। तो थोड़ा क्राउडी है, थोड़ा कंजेस्टेड है। इंडियन रेस्टोरेंट भी मुझे कुछ अच्छे नहीं लगे वहाँ पे साओ पाउलो में। तो वो था मेरा एक्सपीरियंस इन द ब्राज़ील। तो दोस्तों बात करते हैं वीज़ा की। साउथ अमेरिका में आपको आना है तो कौन सा वीज़ा लगेगा। देखो साउथ अमेरिका में अगर आना है दोस्तों, तो आपको अलग अलग वीज़ा लगेगा। कि जैसे मैक्सिको के लिए अलग वीज़ा है, ब्राज़ील के लिए अलग वीज़ा है, इक्वेडोर का अलग वीज़ा है, अर्जेंटीना का अलग वीज़ा है, उनका अलग अलग वीज़ा है। हाँ, अगर आपके पास शेंजन वीज़ा है तो आप आ सकते हो मैक्सिको, आप आ सकते हो पेरू, आप जा सकते हो डोमिनिकन रिपब्लिक। लेकिन आने से पहले आप यहाँ के एम्बेसी को, जैसे इंडियन एम्बेसी इन मैक्सिको, इंडियन एम्बेसी इन पेरू, उनको मेल लिखिए कि आपका जो भी पासपोर्ट है, आपका सिटीज़न कहाँ आपका है। जैसे मेरा पासपोर्ट इंडिया का है तो मैं इंडिया पासपोर्ट लिखूँगा। और आप पूछे कि मैं ट्रैवल करने वाला हूँ 2 वीक 3 वीक मैक्सिको, पेरू, जो भी आप कंट्री ट्रैवल प्लान कर रहे हो, और मेरे पास ये वीज़ा है, तो क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ क्या नहीं। अगर नहीं तो बाकी क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स है, तो आपको जो इंडियन एम्बेसी है ये पर्टिकुलर कंट्री में, वो आपको इमीडिएटली रिप्लाई देगी।
विदाउट नोइंग एनीथिंग आप ट्रैवल मत कीजिए। मेरा एक एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस था कि मैंने हालांकि मेरे पास ईमेल था, लेकिन डोमिनिकन रिपब्लिक एयरपोर्ट पे मुझे 1 घंटा बिठा के रखा था। मेरा सब कुछ वेरीफाइड किया, मेरा पासपोर्ट, मेरे पास जितने भी वीज़ा है वो वेरीफाइड किए। पता नहीं किस से बात कर रहे थे वो लोग, फ़ोटो भेज रहे थे मेरे वीज़ा का इधर उधर। 1 घंटा सब कुछ चेक करने के बाद मुझे छोड़ा। तो ये चीज़ें हो सकती है आपके साथ। तो प्लीज़ आप आने से पहले यहाँ पे एम्बेसी में इंक्वायरी कीजिए डिटेल वीज़ा के बारे में, और उसके बाद ही आप ट्रैवल कीजिए। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था जो कि मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों करेंसी की। जैसे साउथ अमेरिका में अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक तो आप सबसे अच्छा फॉरेक्स कार्ड कैरी कीजिए, जो कि हर जगह पे चलेगा। जैसे स्टारबक्स में चलेगा, रेस्टोरेंट में चलेगा, एयरपोर्ट पे चलेगा, या कोई भी लोकल रेस्टोरेंट में चलेगा, ऊबर पे चलेगा। तो एक तो फॉरेक्स कार्ड कैरी कीजिए। अदरवाइज़ आप कैरी कर सकते हो यूएसडी। तो यूएस डॉलर जो है वो हर जगह पे एक्सेप्ट होते हैं। इतना भी कुछ डिफरेंस अमाउंट वो लेते नहीं है। उनकी लोकल करेंसी में वो कैलकुलेट करते हैं कि मैक्सिको इंटू यूएस डॉलर, या जमाइका इंटू यूएस डॉलर, या अभी मैं हूँ पेरू में, पेरू इंटू यूएस डॉलर, और वो कैलकुलेट करके आपको वो उतना अमाउंट ही चार्ज मतलब करेंगे। तो यूएस डॉलर भी आप कैरी कर सकते हो। मैं कुछ जगह पे यूएस डॉलर भी देता हूँ, कुछ जगह पे फॉरेक्स कार्ड देता हूँ। मैं ज़्यादातर लोकल करेंसी कैरी नहीं करता हूँ, क्योंकि लोकल करेंसी विड्रॉ करो, बाद में कुछ आपके पास बचते हैं, बाद में वो ये करो, एक्सचेंज करो। तो उससे अच्छा है कि यूएस डॉलर ही कैरी करता हूँ मैं, और फॉरेक्स में कार्ड कैरी करता हूँ। बात करते हैं दोस्तों क्लाइमेट की। क्लाइमेट तो यहाँ पे इतना कुछ हार्श क्लाइमेट नहीं रहता है। एक तो समर रहता है या विंटर रहता है, या थोड़ा सा रेनी रहेगा। स्नोफॉल नहीं होता लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। तो जैसे आपको फिर भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, 1-2 महीने अगर ट्रैवल कर रहे हो, या 1 महीने भी अगर ट्रैवल कर रहे हो, तो आने से पहले एक बार आप क्लाइमेट गूगल में देखिए कि क्या क्या क्लाइमेट है, कौन से कंट्री में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो, और उसके अकॉर्डिंगली आप कपड़े भी कैरी कीजिए। जैसे अभी ही विंटर चल रहा है, तो अगर मैंने जैकेट कैरी किया रहता तब मुझे बहुत अच्छा रहता। मुझे पता नहीं था कि अभी विंटर में इतना हार्श नहीं है, लेकिन थोड़ा विंटर है। अगर जैकेट होता तो मज़ा आता। तो वैसे आप अभी आने से पहले कौन से महीने में आने वाले हो, वो महीने में क्या दोस्तों आपका क्लाइमेट रहेगा, वो थोड़ा चेक करके आ जाएगा। दोस्तों जो भी मैं कोई ट्रैवल वीडियो बनाता हूँ या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स टॉपिक कवर करूँ। जो मेरा एक्सपीरियंस था, जैसे एयरपोर्ट पे एक्सपीरियंस था, या इमिग्रेशन पे कुछ एक्सपीरियंस था, या रेस्टोरेंट्स में जो भी एक्सपीरियंस था, या लोकल जो मेरा फीलिंग था, वो मैं शेयर करता हूँ। लेकिन इसके अलावा अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि वो इन्फॉर्मेशन मैं गैदर करके उसका वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँ। अगर दोस्तों समझो आप कोई लैटिन अमेरिका की कंट्री में हो, और आपके साथ कोई इंसिडेंस होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, या आपका पासपोर्ट गुम होता है, या आपका वैलेट गुम होता है, या आपका ट्रैवल बैग गुम होता है, जो भी कोई इंसिडेंस होता है आपके साथ, तो आपको सीधा जाना है इंडियन एम्बेसी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैक्सिको में हो तो आपको सर्च करना है कि इंडियन एम्बेसी इन द मैक्सिको सिटी। अगर आप लेट्स से ब्राज़ील में हो तो आपको सर्च करना है कि इंडियन एम्बेसी इन द साओ पाउलो इन ब्राज़ील, और आपको सीधा जाना है इंडियन एम्बेसी। और जो भी आपके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो भी आपके साथ एक्सीडेंट हुआ है, उनको क्लियर कट बताना है कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, मेरा फॉरेक्स कार्ड खो गया है, मेरे पैसे खो गए, जो भी है वो आपको हेल्प करेंगे। इंडियन एम्बेसी ही आपको सिर्फ यहाँ पे प्रॉपर हेल्प करेगी। इंडियन एम्बेसी इसीलिए होती है कि इंडियन सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए। तो कुछ भी हो जाए आपके साथ तो प्लीज़ आप जाइएगा इंडियन एम्बेसी।
दोस्तों ओवरऑल लैटिन अमेरिका की बात करते हैं तो लैटिन अमेरिका अपने से 4-5 साल पीछे है, इंडिया से 4-5 साल पीछे है अभी भी। इसीलिए इंडियंस को वो सुपीरियर मानते हैं, इंडियंस प्रोडक्ट्स वो यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडियन बिजनेस ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेसेस है आपके इंडिया में, अगर आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, आप कोई प्रोडक्ट प्रोडक्शन में है, प्रोडक्शन बिजनेस में हो, तो आप वहाँ से यहाँ पे बिजनेस इजीली कर सकते हो। यहाँ पे आपके बिजनेसेस को आपके प्रोडक्ट को अप्रिशिएट किया जाएगा। अगर आपके पास सर्टेन डॉक्यूमेंट्स है तो रजिस्ट्रेशन भी जल्दी हो जाएगा आपके प्रोडक्ट्स का, और आप अच्छा खासा बिजनेस कर सकते हो लैटिन अमेरिकन कंट्री में, चाहे वो मैक्सिको हो, ब्राज़ील हो, पेरू हो, चिले हो, ऑल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में आप अच्छा बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों मैं ये वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ मेरा एक्सपीरियंस जो ड्यूरिंग ट्रैवल हुआ था। तो मैं जा रहा था मैक्सिको से लेकर डोमिनिकन रिपब्लिक एंड डोमिनिकन रिपब्लिक से लेकर जमाइका। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो था कि लकीली मैं 1 घंटा पहले पहुंचा था एयरपोर्ट पे। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे पहुंचा तो उन लोगों ने मुझे पूछा कि एक आपको सी फॉर्म भरना पड़ेगा और एक आपको कोई ई टिकट भरना पड़ेगा। तो मेरे पास इंटरनेट नहीं था, तो लकीली वहाँ पे वाईफाई मैंने कनेक्ट किया और वहाँ पे जो भी सी फॉर्म है और जो भी उनका फॉर्म कुछ ई टिकट है वो फॉर्म मैंने भरा। तो सी फॉर्म क्या है, ई फॉर्म क्या है, बेसिकली उनका कोई कोविड के ज़माने से जो चल रहा है वही प्रोसेस है, वही वो फॉर्म भरवा के लेते हैं। आपका पासपोर्ट, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सेम चीज़ें जो आपके पासपोर्ट पे है वही सेम चीज़ें वो फॉर्म में भरवा के लेते हैं और डिजिटल रहता है। कभी कभी उनका वेबसाइट भी नहीं चलता, कभी कभी वो लिंक भी ओपन नहीं होती, आधा घंटा ट्राई करना पड़ता है। तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, लेकिन आपको विदाउट वो फॉर्म भरे बिना आपको फ्लाइट बोर्ड नहीं करने देंगे। तो मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आप 1 घंटा पहले एयरपोर्ट पे पहुँचिए, अगर कोई फॉर्म भीम है तो वो भरिए, उसके अलावा तो कोई आपको ये नहीं है। तो अगर वो बोलते हैं फॉर्म भीम भरने का तो शांत दिमाग से बाजू में हट के वो पूरा फॉर्म भरिए, उसके बाद दीजिए और उसके बाद आप फ्लाइट बोर्ड कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों शॉपिंग की। अगर आप लैटिन अमेरिका में हो तो शॉपिंग के लिए इतना कुछ खास नहीं मिलेगा आपको कुछ यहाँ पे, और कुछ बड़े बड़े ब्रांड भी मिलेंगे लेकिन वो भी बहुत कॉस्टली मिलेंगे। जैसे मैं गया था ज़ारा, मैं गया था H&M, इंडिया से भी महंगे हैं यहाँ पे ब्रांड, तो कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग करने का। हाँ, अगर 1-2 चीज़ें आपको एकदम अच्छी दिखती है, आपको नहीं छोड़ने का मन करता है, तो वो टाइम पे आप शॉप कर सकते हो, खरीद सकते हो। अदरवाइज़ ओवरऑल शॉपिंग के लिए साउथ अमेरिका इतना कुछ खास नहीं है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन भी इनका अच्छा है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन मैंने लिया था, 2-3 बार टैक्सी ली थी लोकल, तो उन लोगों ने कुछ ज़्यादा चार्ज नहीं किया। लेकिन मैंने एक मॉल से लिया था, एक मॉल में गया था घूमने और आते टाइम वहाँ का टैक्सी लिया था, और दूसरे टाइम भी एक पब्लिक प्लेस से लिया था। तो लोकल ट्रांसपोर्टेशन में इतना अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा है। अभी इतना कुछ इन लोगों ने ज़्यादा चार्ज नहीं किया है लोकल ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करते हैं तो। दोस्तों सेफ्टी की अगर बात करते हैं तो 2-3 चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लोकल लोगों से काम से ही काम रखिए। कोई अगर अननोन लोग है, जो अननोन आदमी है जो आपको स्ट्रीट पे मिलेगा तो आपके साथ बात करने की कोशिश करेगा, तो बात मत कीजिएगा। जैसे अगर आपके होटल में है तो होटल में ही सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा कि करेंसी एक्सचेंज है या टैक्सी है वो मंगवाने का, या कोई होटल वाले को पूछ के ही आप सराउंडिंग में जाओ। जैसे स्टारबक्स पूछो, मॉल पूछो या रेस्टोरेंट पूछो या सिम कार्ड है वो पूछो। तो सिम कार्ड नॉर्मली आप जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरोगे तो आपको सिम कार्ड मिल जाएगा, तो आपको कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और मॉल रहते हैं, मॉल में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे ATM मिलेगा, सिम कार्ड मिलेगा, तो वो आपको होटल वाले से बात करके ही जाइएगा। तो दोस्तों हुई है हमारी कॉफ़ी पी के और हम लोग जा रहे हैं अभी
ज़ारा शोरूम देखते हैं, ज़ारा में जाते हैं क्या मिलता है क्या। तो चलो चलते हैं ज़ारा। ये है स्टारबक्स जहाँ पे हम लोग गए थे, और ये है एरिया। अभी बजे है आफ्टरनून के 5, इवनिंग के 5। ये एप्पल स्टोर भी है बाजू में। मैं गया था लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगा, महंगा लगा मुझे ये एप्पल स्टोर, इसलिए कुछ मतलब नहीं है। आजकल के ऑनलाइन के ज़माने में सब कुछ आपको इंडिया में ही अच्छा मिलेगा, तो कुछ इतना खास मतलब नहीं है कि ट्रैवल करें इतने दूर और शॉपिंग करें। तो ये है स्ट्रीट, मेन स्ट्रीट है यहाँ पे लीमा का। अभी अपना हुआ है ग्रीन सिग्नल, तो चलो जाते हैं दोस्तों ग्रीन सिग्नल हुआ है तो। ज़ारा में पता नहीं कि अलाउड है कि नहीं कैमरा, लेकिन ये देखो पूरा ये एरिया जो है वो अच्छा एरिया है। तो पूरे बैंक्स वगैरह आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो दोस्तों गया था मैं मॉल, ज़ारा मॉल में, लेकिन मुझे कुछ इतना ख़ास नहीं लगा, कुछ चीज़ें इतनी ख़ास नहीं लगी, तो इसलिए आया हूँ मैं वापस। अभी चलते हैं होटल, उसके पहले एक शॉप में जाते हैं जिसका नाम है मिनी स्टोर। तो ये आए हम लोग सिग्नल पे, ये है नज़ारा। इवनिंग के बजे 6, तो जल्दी सनसेट होता है विंटर में, और सनराइज़ भी लेट होता है। जैसे सुबह 8 बजे मैं ब्रेकफास्ट के लिए आया था तो सनराइज़ भी नहीं हुआ था। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है विंटर का लीमा में, पेरू में, जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ठंडी रहेगा, लेकिन ठंडी भी बहुत है और सनसेट भी जल्दी होता है, सनराइज़ लेट होता है। तो दोस्तों गया था मैं अभी ज़ारा में ट्राई कर रहा था कुछ मिलता है क्या ख़रीदने के लिए, कुछ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन इतना कुछ खास नहीं लगा। जैसे कि मैं लास्ट टाइम ज़ारा नवी मुंबई में गया था, तो वहाँ पे सस्ती चीज़ें थी और वही सेम आइटम थे। तो ज़ारा का H&M का एक है कि आपको अगर पेरिस के ज़ारा के शोरूम में कोई अगर आपको चीज़ दिखती है, कोई क्लॉथ दिखता है, कोई डिज़ाइन वाला कपड़ा दिखता है, तो वही सेम आपको इंडिया में भी मिलेगा। तो आपको ऐसा नहीं कि पेरिस के ज़ारा में वाला अच्छा रहेगा, इंडिया अच्छा, सेम क्वालिटी रहती है, सेम आर्टिकल रहता है, सेम क्लॉथ रहता है, लेकिन इंडिया में आपको सस्ता मिलेगा। कि जो भी प्राइजेस वहाँ पे डिसाइड होते हैं वो लोकल करेंसी के अकॉर्डिंगली डिसाइड होते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो कि यहाँ पे आ सकते हो, यहाँ पे अगर घूमने आए हो तो आप देखो वही सेम आइटम आप इंडिया में भी ख़रीद सकते हो। ये थोड़ा एरिया अच्छा है, वॉक करने के लिए आपको फुटपाथ्स वगैरह दिखेंगे। अभी तो 6 बजे है, अभी ऑफिस सारे छूटे हैं, सारे लोग जा रहे हैं घर। ये है इनका बस, 2-3 कंट्री में जाता है शायद ये। तो ये सब बस मैंने कर्नाटक में देखा था, छोटा सा बस, कलरफुल बस। और बाकी की तो गाड़ियाँ उनकी अपने जैसी है, जो अपने पास ब्रांड है, जैसे किया के, हुंडई के, टोयोटा के, वैसे सेम ब्रांड है। ये देखो अपने पास ये है ना हुंडई की क्रेटा ओल्ड वाली, तो वो है, ये है हुंडई की गाड़ी। तो बाकी के तो सारे व्हीकल्स लैटिन अमेरिका में आप हमारे जैसे ही देखने के लिए मिलेंगे, इतना कुछ डिफरेंस है ही नहीं। थोड़ा करते हैं हम लोग कैमरा सेट, हाँ, तो अभी थोड़ा हुआ है कैमरा सेट। तो
ये एक दूसरा स्ट्रीट है, यहाँ पे आपको डॉलर एक्सचेंज करने के लिए कुछ अगर एक्सचेंज करना है तो आप यहाँ पे एक्सचेंज कर सकते हो। ये है दूसरा एक स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको ये फार्मेसी भी मिलेगा, मी फार्मा। तो दोस्तों फार्मेसी का एक ऑब्ज़र्व किया कि मैंने आपको अगर कोई दवाइयाँ लेते हो या कोई मेडिसिन लेते हो और आपका ख़त्म हुआ है तो आप यहाँ पे आके ख़रीद सकते हो, यहाँ पे आके ले सकते हो। इतना कुछ इंक्वायरी नहीं करते, इतना कुछ प्रिस्क्रिप्शन दे दो वो दे दो, इतना कुछ नहीं करते। आपको आराम से मिल जाएगा जो भी आपका मेडिसिन ख़त्म हुआ है वो। तो वो एक मेरा एक्सपीरियंस था। बाकी ये जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा एरिया है। यहाँ पे एक चिली नाम का रेस्टोरेंट है जो कि मैं गया था, वहाँ पे चिकन लेग्स अच्छे मिलते हैं। सुपरमार्केट भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रहते हैं। सुपरमार्केट में भी आपको बहुत सारा सामान मिल जाएगा, कुछ मतलब कोलगेट सोप्स या कुछ ब्रश वगैरह आपको लेना है तो ये है यहाँ का एरिया। आगे जाऊँगा मैं, एक मिनी स्टोर है जो कि वहाँ पे बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़, बहुत सारे बच्चों का सामान मिलता है मिनी स्टोर में। तो वहाँ पे देखते हैं, अगर कैमरा ऑन करने देते तो हम लोग ले गए वहाँ पे कुछ शूटिंग। तो ये है दोस्तों मिनी स्टोर जो कि बच्चों के सारे आइटम्स आपको मिलेंगे, टॉयज से लेके पानी बोतल से लेके सारे छोटे बड़े चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे मिनी स्टोर में। तो ये इंडिया में भी अभी आया है और बाहर तो बहुत ही पॉपुलर है। ये देखो यहाँ पे छोटे छोटे स्पून्स है, आगे है टिफ़िन्स, यहाँ पे छोटे बैग्स है, पिलोज़ भी है, आगे टॉयज़ भी है। तो सब कुछ आपको एक जगह पे देखने के लिए मिलेगा मिनी स्टोर में। हेलो 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 दोस्तों, रात के बजे है 8 और हम जा रहे हैं अभी इंडियन रेस्टोरेंट डिनर करने। मैं हूँ होटल हॉलिडे इन सैन इसिड्रो पेरू लीमा। तो आई थिंक मैंने इंडियन रेस्टोरेंट का वीडियो नहीं बनाया था, यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट का। तो दोपहर में तो मुझे टाइम नहीं मिला था, तो अभी मैं बनाता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट का वीडियो। यहाँ पे 2 इंडियन रेस्टोरेंट है, एक है ताजमहल, दूसरा है मंत्रा। ताजमहल बहुत ही छोटा रेस्टोरेंट है, ताजमहल मुझे अच्छा भी नहीं लगा खाना। मंत्रा का खाना अच्छा है, रोटी अच्छी रहती है उसकी, सब्जियाँ अच्छी रहती है, चिकन अच्छा रहता है। तो मुझे मंत्रा ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं मंत्रा ही जाता हूँ। मैं ही होटल हॉलिडे इन में, ये है होटल हॉलिडे इन, ये है यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट, डिनर वगैरह मिलता है। तो अभी तो काफ़ी ठंड है यहाँ पे, इसलिए बाहर इतना कुछ घूमने का मन नहीं है। मेरा मूड नहीं था इंडियन खाना खाने का, लेकिन कल है मेरा फ़्लाइट दोपहर को, तो मुझे निकलना पड़ेगा 2:30 बजे, इसलिए कल तो खाना नहीं होगा इंडियन खाना। इसलिए मैं आज ही ट्राई करता हूँ कि इंडियन खाना खाऊँ। तो कल मैकडॉनल्ड वगैरह कुछ खा सकते हैं। थोड़ी बारिश हुई है, थोड़ी बारिश स्टार्ट हुई है, तो चलो पहले करते हैं हम लोग ऊबर बुक। तो दोस्तों किए हमने ऊबर बुक, अभी उसको 2 मिनट पिकअप टाइम दिखा रहा है। तब तक मैं आपको होटल दिखाता हूँ, आइबिस होटल, नॉट आइबिस होटल, हॉलिडे इन होटल। आइबिस होटल एक्चुअली रेस्टोरेंट के सामने है आइबिस होटल, इसलिए मुझे आइबिस होटल ही आया मेरे ज़बान पे। यहाँ पे चल रहे फुटबॉल मैच, ये है रिसेप्शन और वो है आउटस्कर्ट एरिया, और ये है रेस्टोरेंट। काफ़ी बड़ा होटल है, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी क्लीन होटल है। 15 माले का होटल है और रूम्स बहुत बड़े बड़े अच्छे रूम्स हैं।
और मुझे ये होटल इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ का ब्रेकफास्ट भी अच्छा रहता है और ये सेंटर ऑफ सिटी में आता है, इसलिए भी मुझे ये अच्छा लगता है। तो आई थिंक अभी ऊबर का क्या हाल है देखते हैं। 1 मिनट में पिकअप दिखा रहा है ऊबर। तो चलो दोस्तों चलते हैं ऊबर, चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट मंत्रा। तो दोस्तों मैं हूँ ऊबर में, मैं पहुँचा ऊबर। आई एम मेकिंग वीडियो, इज दैट ओके? कैमरा। रात के बजे है 8, ठंडी काफ़ी है। कैन यू क्लोज द विंडो? क्लोज द विंडो, इट्स वेरी कोल्ड। इट्स वेरी कोल्ड ओवर हियर। तो आपको दिखाता हूँ कैसा है लीमा पेरू रात का माहौल। दिस इज हाउ लीमा लुक्स इन द नाइट। En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 20 horas, 14 minutos. तो दोस्तों मेरा कुछ मूड नहीं था खाने का, लेकिन अभी कल इंडियन खाना नहीं मिलेगा, इसलिए अभी जा रहा हूँ मैं इंडियन रेस्टोरेंट। यहाँ पे ये जो एरिया है सैन इसिड्रो एरिया है या डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 2-3 सुपर मार्केट्स भी है, एक यहाँ पे सबवे भी है, 2-3 रेस्टोरेंट्स भी है, इंटरनेशनल रेस्टोरेंट। तो ये वैसे एरिया भी अच्छा है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि इंडियन खा के ही सो जाऊँ, तो फिर नींद भी अच्छी आती है। अगर खाना नहीं हुआ तो नींद अच्छी नहीं आती है। ट्रैफिक है बहुत अभी जाम। यह है ट्रैफिक का हाल, अभी बहुत जाम चल रहा है ट्रैफिक। यह है हमारे भाई साहब। यस, Consulta la aplicación, pausa ओके ओके en la aplicación. ओके ओके ओके। Puedes darle para continuar la trayectoria. हेलो दोस्तों, मैं हूँ अभी लीमा पेरू में और जा रहा हूँ एयरपोर्ट। योर गुड नेम? Raúl, Paul? Raúl. Glaul? Okay. Say hi to camera. Ah, Say hi. Gaul is my friend in Lima, Peru. We are going to airport. Gaul is going to drop me to the airport. तो दोस्तों ये है लीमा पेरू। ये है लीमा पेरू सिटी। अभी जा रहे हैं हम लोग एयरपोर्ट। हुआ है मेरा अभी यहाँ पे काम। तो दोस्तों मैं था लीमा में 4 दिन के लिए, यह है मेरा लास्ट दिन और अभी हम लोग जा रहे हैं वापस इंडिया। तो 2-3 चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। जब मैं फ़र्स्ट टाइम एक्चुअली आया था लीमा पेरू में, तब मेरा बहुत ही नेगेटिव ओपिनियन था
ये सिटी के बारे में, ये कंट्री के बारे में। क्योंकि जब मैं आया था फर्स्ट टाइम सिटी में, जब मैं फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे पहुंचा था, तब इतना मैं आया था डायरेक्ट यूरोप से, तो इतना गंदा स्मेल आ रहा था एयरपोर्ट पे। छोटा सा एयरपोर्ट, गंदा सा एयरपोर्ट, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा एयरपोर्ट। उसके बाद जैसे ही मैं बाहर आया, कोई बाहर सिस्टम नहीं है टैक्सी का। लकीली मेरा बिज़नेस पार्टनर आया था मुझे रिसीव करने, तब कुछ दिक्कत नहीं हुई। बाद में थोड़ा थोड़ा मुझे कंट्री के बारे में समझने लगा। तो ये पेरू जो है ये 2 पार्ट में डिवाइड है कंट्री। एक ओल्ड पेरू है, एक नया पेरू है, न्यू पेरू है। ओल्ड पेरू जो है वो है अनसेफ, बहुत सारा क्राउड है वहाँ पे, बहुत सारा वहाँ पे कंजेशन है। तो ओल्ड पेरू मुझे अच्छा नहीं लगा। बात करते हैं न्यू पेरू की। न्यू पेरू डेवलप है, बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, अच्छे रेस्टोरेंट्स है, कैफ़े है। तो जो न्यू पेरू है वो मुझे अच्छा लगा। लकीली मैंने फर्स्ट डे से ही न्यू पेरू में ही होटल लिया था, तो वो एक मेरा अच्छा एक्सपीरियंस था न्यू पेरू को लेके। दूसरा, इंडियन ब्रांड्स यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो जैसे ही मैं एयरपोर्ट के बाहर आया था फर्स्ट टाइम, तो मुझे महिंद्रा की गाड़ी दिखी थी। बाद में बजाज का स्कूटर्स वगैरह दिखे थे, बजाज के 1-2 प्रोडक्ट देखे थे, टीवीएस का देखा था। परसों मैं एक मेडिकल में गया था, मेडिकल स्टोर फार्मेसी में, तो वहाँ पे वखाड़ कंपनी, इंडियन कंपनी है, वहाँ के प्रोडक्ट देखे मुझे सन फार्मा के प्रोडक्ट देखे। तो इंडियन प्रोडक्ट्स भी है, इंडियन कंपनी, चाहे वो फार्मा हो या ऑटोमोबाइल हो, वो भी यहाँ पे है पेरू में। तो ये है हमारे ड्राइवर भाई साहब जो कि मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप कर रहे हैं। मैं थोड़ा सिटी का आपको दिखाता हूँ नज़ारा। यह है सिटी। यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, कोई मैनेज नहीं है ट्रैफिक का। ये देखो बाहर लगा है पूरा ट्रैफिक, यह है पूरा ट्रैफिक। यह है पेट्रोल पंप रेपसॉल। तो दोस्तों, जो यहाँ पे केओस है या जो भी ट्रैफिक जाम है, उसका रीज़न ये नहीं है कि यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादा है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मैनेजमेंट जीरो है, कुछ मैनेजमेंट नहीं है। अगर ये स्मार्टली मैनेज करते हैं यूरोप जैसा, तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक नहीं होगा। लेकिन मैंने जो देखा है, यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं है। ये जो कंट्री है पेरू, ये अपने से 5 साल पीछे है। इसीलिए यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स अच्छे चलते हैं, यहाँ पे इंडियन बिजनेसेस अच्छे चलते हैं, क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट को अप्रिशिएट करते हैं, अपने प्रोडक्ट इनको अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी 5 साल पहले चल रहे हैं, ये 5 साल अपने से पीछे है। क्लाइमेट यहाँ पे अच्छा रहता है। क्लाइमेट अभी है, ठंडी चालू है थोड़ी, इनका विंटर चल रहा है, तो अभी क्लाइमेट अच्छा है। 25 डिग्री के आसपास, 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर है। ट्रांसपोर्टेशन की दोस्तों अगर बात करते हैं, तो मैंने एक बस देखी यहाँ की। इनकी जो बस है, ये जो कर्नाटक में कलरफुल बस चलते हैं ना, विदाउट एसी, ओपन विंडो, वैसे कलरफुल बसेस है इनके, जो कि मैं कर्नाटक में था कुछ टाइम के लिए, तो वो मुझे याद दिलाते हैं इनकी कलरफुल बसेस।
बाकी हम लोग अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट की अगर बात करते हैं तो एयरपोर्ट में बहुत सारे कनेक्टिंग फ़्लाइट है यहाँ पे। एयर फ्रांस की आती है, शायद KLM आती है, स्पेन से फ़्लाइट आती है, नीदरलैंड से फ़्लाइट आती है, जर्मनी से शायद एक आधी फ़्लाइट आती है, और यहाँ से बहुत सारे फ़्लाइट US भी जाते हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो या मियामी हो। तो यहाँ से US जाने के लिए भी बहुत सारे फ़्लाइट्स है। कुछ एरिया बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि पेरू लीमा में आपको बीचेस भी है, कुछ बीचेस भी 2-3 अच्छे बीचेस भी है। तो कोस्टल एरिया है इनका। तो कोस्टल एरिया होने के कारण जो कोस्टल एरिया के सराउंडिंग का जो एरिया है वो बहुत डेवलप है, वो बहुत अच्छा है। बड़े बड़े बंगलोज़ आपको देखने के लिए मिलेंगे, बड़े बड़े रिसोर्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे पेरू लीमा में। तो ये और हो गया ट्रैफिक जाम, mucho tráfico, Sí. mucho tráfico. Y eso que no es el tráfico, Ah, sí, está normal. sí. ये भाई साहब बोल रहे कि बहुत ट्रैफिक हुआ है अभी। ये है मेरा लगेज, पीछे बहुत सारे बैग्स। ये देखो, ये जो बस की मैं बात कर रहा था ना, ये बस है। तो ये जो है ना कलरफुल बस विदाउट AC, और ये रात को तो बहुत कलरफुल होती है भी, अंदर लाइटें लगती है। तो उसके बाजू में जो है वो बिल्डिंग जैसे मैं बात कर रहा था कि कुछ एरिया में बहुत अच्छे बिल्डिंग्स है, कुछ एरिया में अच्छे बिल्डिंग्स नहीं है। ये देखो, ये है कलरफुल बस। तो दोस्तों 4 दिन यहाँ पे स्पेंड करने के बाद हम जा रहे हैं वापस। मेरा फ़्लाइट है पेरिस होके एयर फ्रांस का, जो कि मुझे पड़ा था 2 लाख के आसपास रिटर्न फ़्लाइट मुंबई से लीमा से वापस पेरिस होके। तो 2 लाख के आसपास फ़्लाइट पड़ा था। हाँ, लेकिन अगर आप एक महीना पहले बुक करते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा फ़्लाइट। तो वो एक है, आपको वैसे ही आना पड़ेगा अगर आपको इधर आना है पेरू में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप आते हो तो 4-5 कंट्री घूम के जाइए, जैसे मैक्सिको हो, पेरू हो, चिले अच्छा है घूमने के लिए, ब्राज़ील है। तो ये अच्छा कुछ कंट्रीज़ है घूमने के लिए। यहाँ पे एक ऑब्ज़र्व किया कि लिविंग स्टाइल कुछ है नहीं इनका, मतलब इतना कुछ स्टाइल नहीं है, इतना कुछ रहन सहन पे ये लोग खर्चा नहीं करते हैं। सिंपल सा रहते हैं, बेसिक उनका जो रिक्वायरमेंट है वही है उनका। तो ज़्यादा ये लोग खर्चा नहीं करते रहने के ऊपर। तो दूसरा एक खाने के ऊपर भी ये खर्चा नहीं करते ज़्यादा। तो खाना भी इनका बहुत सिंपल है। लेकिन जो उनका सोच है या जो उनका काम करने का तरीका है वो बहुत ही पीछे है अपने से। इतने अपने को फास्ट लोग नहीं मिलेंगे देखने के लिए, इतने क्विकली काम नहीं करेंगे। तो कभी कभी लगता है कि बहुत ही अपने पीछे है, कभी कभी लगता है कि कितने स्लो है, कैसे ये काम करते हैं। तो ये है हाल यहाँ का पेरू का। बाकी तो मैंने ये चीज़ें कवर की है पहले मेरे 2-3 वीडियो में। जैसे मैंने मैक्सिको के बारे में भी 2-3 वीडियो बनाए हैं, जमैका के बारे में 1-2 वीडियो बनाए हैं, और डोमिनिकन के बारे में 1-2 वीडियो बनाए हैं। तो वो भी आपको अगर टाइम मिलता है तो वो भी देखिएगा, उसमें भी बहुत सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। इवन पेरू में भी आने के बाद मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। पेरू में भी लास्ट 2-3 दिन में 2-3 वीडियो तो बनाए हैं मैंने।
तो वो भी आप देखिएगा। वो भी आप उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर की है। उसमें बहुत सारा बताया है कि वीज़ा का, लोकल ट्रांसपोर्टेशन का, एम्बेसी का एक पॉइंट रह गया है। एम्बेसी भी है यहाँ पे, क्योंकि ऐसा होता है कि छोटे चार पाँच छोटे कंट्री को लेके एक एम्बेसी बना दी है इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं, यहाँ पे डेडिकेटेड कंट्री के लिए एक एम्बेसी है। तो अगर आपको टाइम मिलता है, कंट्री में आते हो, तो आप एम्बेसी जाके भी आ सकते हो। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे देंगे वो लोग, या कुछ अगर 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो वहाँ पे सेलिब्रेशन भी रहता है बड़ा, तो वहाँ पे भी आप जाने की कोशिश कीजिएगा एम्बेसी। एम्बेसी का मेन मतलब ये रीज़न ये होता है कि आपको हेल्प करे। यहाँ पे अगर कुछ आपको दिक्कत आती है, कुछ एक्सीडेंट होता है, आपका पासपोर्ट गुम होता है, तो वो लोग आपको हेल्प करने के लिए बैठे हैं एम्बेसी वाले। तो हर एक कंट्री में, हर एक बड़े कंट्री में, हर एक कैपिटल सिटी में एम्बेसी रहती है। इंडियन एम्बेसी इन लीमा, इंडियन एम्बेसी इन मैक्सिको सिटी, एक्सेट्रा। अगर आप टाइप करते हो तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अभी ट्रैफिक हुआ है थोड़ा कम, हमारे भाई सब हुए थोड़े फास्ट। ये देखो ऐसे बंगलेस है, ऐसे बंगलोज आपको देखने के लिए मिलेंगे लीमा में। अगर मैं आगे बैठता तो और कुछ ज़्यादा दिखता, लेकिन एनीवे आई थिंक ये एम्बेसी एरिया है। यहाँ पे सारे झंडे हैं, ये देखो यहाँ पे सारे झंडे लगे हुए हैं। शायद ये एम्बेसी एरिया है। ये देखो ये बिल्डिंग है कितनी बड़ी। तो दोस्तों जो एंटर लैटिन अमेरिका में है वो स्पेनिश बोलते हैं लोग, स्पेनिश लैंग्वेज बात करते। रीज़न ये है कि इनके ऊपर स्पेनिश लोगों ने राज किया था। स्पेनिश कॉलोनी थी यहाँ पे बहुत सारे टाइम तक, इसलिए ये सारी कंट्री जो है वो स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री हुई है। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज स्पेनिश है। इनका जो ये है जो स्टडी होती है इनकी स्कूल में, वो भी स्पेनिश लैंग्वेज में होती है। थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जैसे आप मैक्सिको का स्पेनिश और पेरू का स्पेनिश देखोगे तो थोड़ा डिफरेंस है उनके लैंग्वेज में, इनके स्पेनिश में भी कुछ वर्ड्स इधर उधर है। और स्पेन में भी, स्पेन की स्पेनिश और इनके स्पेनिश में भी थोड़ा फ़र्क है 19-20 का। ये लोग स्पेनिश बोलते हैं, इसीलिए यहाँ से बहुत सारे लोग स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री में काम करने के लिए जाते हैं। जैसे स्पेन में यहाँ से बहुत सारे इमिग्रेंट जाते हैं काम करने के लिए, छोटा मोटा। तो स्पेन में तो इमिग्रेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से भर भर के स्पेनिश स्पीकिंग लोग वहाँ पे जाएंगे आराम से काम करने और काम कर पाएंगे। गार्डन है ये।
तो दोस्तों अभी है मेरा फ़्लाइट पेरिस यहाँ से जाऊँगा मैं पेरिस। 15 घंटे का फ़्लाइट है और पेरिस पहुँचने के बाद मैं थोड़ा वीडियो बनाऊँगा। देखते हैं टाइम मिलता है, एनर्जी रहती है तो मैं पेरिस में भी थोड़ा वीडियो बनाऊँगा। लेकिन आज पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। कल सुबह का मैं बना सकता वीडियो ब्रेकफास्ट वगैरह सब होने के बाद। ट्रैफिक दिख रहा है आपको कितना है? ट्रैफिक है इसलिए हम लोग 1 घंटा जल्दी निकले हैं, कहीं ट्रैफिक में अटक ना जाए इसलिए। अभी पता नहीं मैं कब आऊँगा पेरू, प्रोबेबली अभी नेक्स्ट ईयर आऊँगा। यहाँ पे एक कैसीनो जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा है, कैसीनो कल्चर है। ये रोड पे आपको पूरे कैसीनो देखने के लिए मिल जाएंगे। ये देखो न्यूयॉर्क, कैसीनो न्यूयॉर्क। तो ये रोड पे सारे लाइटें जली रहती है रात को, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैसीनोज हैं। तो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूँ लीमा एयरपोर्ट। यह है लीमा एयरपोर्ट। यह है सारे डिपार्चर गेट, चेक इन गेट। काफ़ी छोटा है एयरपोर्ट, कंपेयर टू यूरोप बड़ा है, कंपेयर टू इंडिया काफ़ी छोटा है। यह है लीमा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से बहुत सारे फ़्लाइट्स जाते हैं। यहाँ से पेरिस फ़्लाइट जाता है, यहाँ से स्पेन फ़्लाइट जाता है, यहाँ से नीदरलैंड फ़्लाइट जाता है, यहाँ से दुबई वगैरह कोई फ़्लाइट नहीं है। यहाँ से यूएस जाने के लिए बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क हो, जैसे मियामी हो, शिकागो हो। तो यूएस जाने के लिए यहाँ से बहुत सारे फ़्लाइट्स हैं। यहाँ से लैटिन अमेरिकन जाने के लिए भी बहुत सारी कनेक्टिविटी है। जैसे आपको इक्वाडोर जाना हो या मेक्सिको जाना हो या आपको कोई दूसरी कंट्री जाना हो जैसे ब्राज़ील हो, तो भी आपको यहाँ से फ़्लाइट मिल जाएगी। तो यहाँ से भी बहुत सारी अच्छी कनेक्टिविटी है। ये 2 ही माले का मंजिल का एयरपोर्ट है। ये फर्स्ट माला है। यहाँ पे सारे आपको बैग्स ड्रॉप वगैरह करने पड़ेंगे। और इसके ऊपर जो फ्लोर है वो है डिपार्चर गेट। वहाँ पे आपको स्टारबक्स, मैकडोनल्ड वगैरह खाने के लिए मिलेगा, रेस्टोरेंट्स मिलेंगे। छोटे छोटे गेट्स है, इतना कुछ फ्रेश नहीं है, थोड़ा गंदा सा है, थोड़ा स्मेल आता है एयरपोर्ट पे, लेकिन ठीक है, लोग भी वैसे हैं। यहाँ पे एक स्ट्रेंज अजीब चीज़ ये है कि यहाँ पे किसी को भी इंग्लिश नहीं आएगी। ये है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लेकिन यहाँ पे 1000 में से 1 आदमी को इंग्लिश आएगी। तो आपको थोड़ी तो स्पेनिश सीखनी पड़ेगी। बहुत ही स्ट्रेंज है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन दोस्तों आपको बिलीव नहीं करोगे आप, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे ना कोई एयरलाइन के लोगों को इंग्लिश आती है, ना कोई यहाँ पे टूरिस्ट के लोगों को इंग्लिश आती है। 1000 में आपको 1 आदमी मिलेगा जो इंग्लिश बात कर पाएगा। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट होने के अलावा भी यहाँ पे लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। तो ये है लैटम का हाल, ये है लैटम के चैलेंजेस जो आपको फेस करने पड़ेंगे। इनको इंग्लिश थोड़ी भी आती नहीं है। तो चलो दोस्तों देखते हैं हमारा कहाँ पे है एयर फ्रांस का बैगेज ड्रॉप, और करते हैं बैगेज ड्रॉप। अंदर जाने के बाद कुछ बातें करते हैं।
एयरपोर्ट है ये इनसाइड, और ये है मेरा गेट 22। यहाँ से जाएगी एयर फ्रांस की फ़्लाइट पेरिस। मीडियम एयरपोर्ट है, इतना कुछ खास एयरपोर्ट नहीं है, इतना छोटा भी नहीं, इतना बड़ा भी नहीं। हर जगह के लोग आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे अमेरिकन्स हो, लैटिन अमेरिकन्स ज़्यादातर, लेकिन इंडियंस आपको नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इंडियंस यहाँ पे नहीं है। इंडियन कोई इतने डेयरिंग नहीं करता कि ऐसे ख़तरनाक प्लेसेस पे, ऐसे ख़तरनाक कंट्री पे ट्रैवल करे। ये है लीमा, पेरू। लीमा एक कैपिटल है पेरू का। थोड़ी अनसेफ कंट्री है, इसलिए मोस्ट ऑफ लोग यहाँ पे ट्रैवल नहीं करते हैं। मोस्ट ऑफ इंडियंस ट्रैवल नहीं करते हैं। वैसे घूमने के लिए भी इतना कुछ खास है नहीं। क्यों आएंगे यहाँ पे इंडियंस? जाना है तो वो जाएंगे यूएस, कनाडा, लंदन, पेरिस। इतने दूर क्यों आएगा भाई कोई? लेकिन एक ख़ास बात है ये कंट्री में, बिज़नेस पोटेंशियल ये एक बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पे इंडियंस प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किए जाते हैं, तो ये इंडियन मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत पोटेंशियल मार्केट है। चाहे वो मेक्सिको हो, ब्राज़ील हो, पेरू हो, चिले हो, कोलंबिया हो, अर्जेंटीना हो। तो लैटिन अमेरिका जो है वो इंडियन बिज़नेस ओनर के लिए बहुत ही पोटेंशियल मार्केट है। अभी तो भाई साहब मेरा फ़्लाइट है 15 घंटे का। अभी जाऊँगा मैं यहाँ से पेरिस। फ़्लाइट में रहूँगा 15 घंटे। पेरिस में ओवरनाइट स्टे है और उसके बाद जाऊँगा मैं मुंबई, इंडिया। आफ्टर 3 वीक्स, 3 वीक में था लैटिन अमेरिका में, मेक्सिको, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंटो डोमिंगो, दैन जमाइका, किंगस्टन। उसके बाद आया हूँ लीमा, पेरू, और उसके बाद जाऊँगा मैं इंडिया। तो ये है दोस्तों मेरे पीछे जो दिख रहा है वो मीडियम सा एयरपोर्ट। ये है मेरे पीछे डिपार्चर गेट्स, और ये है छोटा सा एयरपोर्ट, लीमा का एयरपोर्ट। तो अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल। कुछ इंसिडेंट्स नहीं फेस किया मैंने। सेफ टूर रहा मेरा 3 वीक का, क्योंकि मैं जहाँ पे काम है ए पॉइंट से बी पॉइंट ही ट्रैवल करता हूँ, और वो भी मैं ऊबर में ट्रैवल करता हूँ या फ्रेंड के गाड़ी में ही ट्रैवल करता हूँ, या बिज़नेस पार्टनर है तो उसकी गाड़ी में ही मैं ट्रैवल करता हूँ। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अवॉइड करता हूँ, और 8 के बाद 9 के बाद मैं बाहर नहीं जाता हूँ ज़्यादा। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, मैं ऐसे कोई पब या बार जहाँ पे क्रिमिनल्स आते हो, जहाँ पे चांसेस हो कि आपके साथ कुछ गलत हो, ऐसे जगह पे मैं जाता ही नहीं हूँ। बार हो, बियर बार हो, पब हो, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा कल्चर है, यहाँ पे ओपन है सब कुछ ये। तो वैसे चीज़ों में मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं, वैसे चीज़ों में मैं जाता ही नहीं हूँ। तो वो एक है कि मैं सेफ़ एक चीज़ करता हूँ। होटल भी बुक करता हूँ तो मैं अच्छा होटल बुक करता हूँ, जैसे होटल हॉलिडे इन हो, या मर्क्यूर हो, या आइबिस हो, या मैरियट हो। तो अच्छा होटल, टॉप क्लास होटल में चूज़ करता हूँ। तो वहाँ पे आपकी सेफ्टी अच्छी रहती है। आपके पास पासपोर्ट रहता है, आपके पास लैपटॉप रहता है, आपके पास आईपैड रहता है, आपके पास करेंसी रहती है। तो जो भी मैं होटल बुक करता हूँ वो अच्छा ही बुक करता हूँ। तो
एक वो रिलैक्स फील करते हो आप, अच्छा होटल अगर बुक करते हो आप तो। दूसरी चीज़ मैं जो है वो होटल अच्छा बुक करते हो तो आपको ये भी अच्छा मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छे होटल में ब्रेकफास्ट अच्छा रहता है। एटलीस्ट आपको ऑमलेट मिलेगा, फ्रूट्स मिलेंगे, फ्रेश जूस मिलेगा, ब्रेड्स मिलेंगे, बॉइल्ड अंडे मिलेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल्स रहेंगे, बॉइल्ड वेजिटेबल एक्सेट्रा। तो वो एक अच्छे होटल लेने का फ़ायदा है कि आपको ब्रेकफास्ट अच्छा मिलेगा, सेफ्टी अच्छी होगी। अगर कोई आपको दिक्कत आती है तो होटल रिसेप्शन पे ही आप सॉल्व कर सकते हो। होटल रिसेप्शन पे ही आपको हेल्प करेंगे वो लोग in terms of getting forex, in terms of getting SIM card, in terms of getting taxi, in terms of getting food। तो वो एक खासियत रहती है कि अगर आप अच्छा होटल बुक करते हो तो अच्छा रहा। ओवरऑल मेरा 3 वीक का जो है वो टूर, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। आप देखिए सारे वीडियोस, और जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है वो भी मुझे बताइए कि कैसी लगी है आपको इन्फॉर्मेशन, और कुछ अगर मिसिंग पार्ट है तो वो भी मुझे बताइए कि क्या मिसिंग है, क्या इन्फॉर्मेशन और आप जानना चाहते हो कंट्री के बारे में, सेफ्टी के बारे में, वीज़ा के बारे में। तो मैं उस ट्राई करूँगा कि उसका डिटेल में वीडियो आपको बना के अपलोड करूँ कि आपको वो हेल्प हो जाए। वैसे देखा जाए तो इतनी कुछ देखने के लिए ख़ास नहीं है, ब्यूटी नहीं है यहाँ पे। जो ब्यूटी आपको यूरोप में देखने के लिए मिलेगी, जो ब्यूटी आपको यूएस में देखने के लिए मिलेगी, वो ब्यूटी नहीं है यहाँ पे। तो उनके ही लोग हैं, उनके ही काम में है बिजी, परेशान है उनके ही प्रॉब्लम्स में। तो ऐसा कुछ सेलिब्रेट नहीं करते हैं लोग, इतने कुछ खुश नहीं दिखेंगे आपको, इतने कुछ हैप्पी नहीं दिखेंगे लोग आपको। देखो ये है एयरपोर्ट, अपने अपने जगह पे बैठे हैं सारे लोग, अपने अपने टेंशन में है सारे, ऐसा दिखेगा आपको। इतना कुछ सेलिब्रेट करते हुए या इतना कुछ हैप्पी लोग नहीं देखेंगे आपको। यही है लैटम का, अपने अपने काम में है। और जो है मतलब पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा वेल एजुकेटेड है, वो जाता है यूएस, वो जाता है न्यूयॉर्क। अगर वो अच्छी इंग्लिश बात कर पाता है तो वो बाहर जाके ही काम करेगा, यहाँ पे जनरली काम नहीं करते वो लोग। तो वैसे भी इंडस्ट्री है ही नहीं यहाँ पे, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री नहीं है, नई जॉब नहीं है। तो जो जॉब क्रिएशन होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंडिया में है, चाइना में है या जर्मनी में है, तो लोग आते हैं काम करने के लिए, जॉब क्रिएशन होता है। या जो इंडस्ट्री बड़ी इकोनॉमी है यूएस की, बड़े बड़े ऑफिसेस है, वहाँ से पूरा काम धाम चलता है। तो वैसे जगह पे लोग आते हैं, वैसे जगह पे लोग काम करने आते हैं, वैसे जगह पे बाहर के इमिग्रेशन आते हैं, या इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, पैसा आता है। तो वहाँ पे एक अलग काइंड आपको एक लोगों पे एक एनर्जी दिखेगी, आपको अलग टाइप के लोग दिखेंगे, अलग टाइप का कल्चर रहेगा, लोग टॉकेटिव रहेंगे। लेकिन ऐसी जगह पे ये अपने अपने काम में, छोटे से जॉब में बिज़ी है, इतना कुछ पैसा ज़्यादा आता नहीं इनके पास, तो इतना आपको लोग खुश नहीं दिखेंगे, इतना लोग आपको टॉकेटिव नहीं दिखेंगे, इतना लोग आपको फ्रेंडली नहीं दिखेंगे। तो वो है मेरा एक्सपीरियंस लैटम के बारे में, एंटायर लैटम के बारे में। तो वो भी आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप भी बात करते हो तो वो बोलेंगे कि आई डोंट स्पीक इंग्लिश, एंड देन वो चुप हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई, अभी तक तो मुझे अच्छे ही लोग मिले, आपको कोई परेशान नहीं करेगा या आपको कोई तकलीफ़ नहीं देगा। जो मेरे साथ अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है वो अच्छा ही है, अभी कुछ इतना ख़राब एक्सपीरियंस नहीं है मेरे साथ। तो ये था दोस्तों ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस अबाउट लैटिन अमेरिका, अबाउट पेरू पर्टिकुलरली यहाँ पे।
नेक्स्ट मैं जाऊंगा इक्वाडोर, नेक्स्ट जाऊंगा मैं ब्राज़ील, नेक्स्ट जाऊंगा अर्जेंटीना एंड बोलीविया। वहाँ पे मैं ट्राई करूँगा कि बाकी के प्लेसेस भी कवर करूँ, बाकी के टूरिस्ट प्लेसेस भी कवर करूँ। ये मुझे टाइम ज़्यादा नहीं मिला, इसलिए ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस में कवर नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट प्लेसेस कवर करूँ आपके लिए और उनके बारे में इंफॉर्मेशन बताऊँ कि आपको क्या है देखने जैसे यहाँ पे क्या अगर देखना है तो क्या प्रोसेस है, टिकट्स वगैरह कितना कॉस्टिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ठीक है दोस्तों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल जाऊँगा मैं पेरिस, तो पेरिस में जाने के बाद मैं ट्राई करूँगा कि कुछ वीडियो बनाऊँ, पेरिस में जाके कुछ अच्छा सा वीडियो बनाऊँ। अभी तो आपको दिखाता हूँ एक एयरपोर्ट का लुक। ये है लीमा का एयरपोर्ट, यहाँ पे है कैफ़े शॉप, लोकल कैफ़े शॉप ही है ये। यहाँ पे कुछ स्टारबक्स या ऐसा कुछ बाहर के कैफ़े शॉप नहीं है। ये गेट्स है, गेट्स 24, 23, ये 22 से जाएगा अपना पेरिस फ्लाइट ऑलरेडी लैंड हुई है, बड़ी फ़्लाइट है। ये लोग रुके हैं वहाँ पे पेरिस जाने के लिए और यहाँ पे एक लैटम एयर की फ़्लाइट आई है। इससे आगे जो आपको ब्लू कलर की दिख रही है वो KLM नीदरलैंड जाएगी, एम्स्टरडैम। तो वो भी बहुत अच्छी फ़्लाइट है। वो इंडिया भी आती है, मुंबई आती है मुझे पता है, दिल्ली आती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन मुंबई तो आती है वो फ़्लाइट। तो अभी तो बाकी है 1 घंटा, अभी बजे है 5 और अपना फ़्लाइट है 6 बजे। प्रोबेबली आधे घंटे में हो जाएगा जो अपना है बोर्डिंग स्टार्ट। मुझे लकीली मैं एयर फ्रांस से ही आता हूँ नॉर्मली, तो मुझे प्रीमियम इकोनॉमी का अपग्रेड करके मिला है टिकट, क्योंकि अभी तक मैंने पता नहीं 100 बार तो ट्रैवल किया रहेगा एयर फ्रांस से, तो इसलिए मुझे प्रीमियम इकोनॉमी का टिकट उन लोगों ने करके दिया है, एयर फ्रांस वालों ने। देखते हैं सीट कैसी है, अगर अच्छी है बिज़नेस क्लास वाली तो मैं वीडियो बनाने का ट्राई करूँगा। बिज़नेस क्लास वाली सीट है तो, नॉर्मल है तो मैं नहीं बनाऊँगा। वैसे एयर फ्रांस की वैसे भी नॉर्मली सीट अच्छी रहती है, एयर फ्रांस की अच्छी रहती है, टर्किश एयर की अच्छी रहती है, कतार की अच्छी रहती है। ये 3-4 फ्लाइट की मैंने सीट ऑब्जर्व की, वो अच्छी रहती है। जैसे मैंने एक बार फ्लाई दुबई में ट्रैवल किया था 2-3 बार, तो बहुत ही कंजेस्टेड सीट थी फ्लाई दुबई की, खाना भी अच्छा नहीं था। टर्किश का खाना बहुत अच्छा रहता है, कतार का खाना अच्छा रहता है। तो ये 2 फ्लाइट का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एयर फ्रांस का इतना अच्छा नहीं लगता, और एयर इंडिया का तो ठीक है, इंडियन है, लेकिन उसका सीट्स वगैरह बहुत ख़राब रहता है एयर इंडिया का। एक बार मैं लंदन से मुंबई गया था, तो एयर इंडिया का जो सीट है वो पूरे धागे से सिला था। खाना भी ठीक ठाक था, लेकिन एयर इंडिया का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ख़राब ही था। मेरा सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है कतार के साथ और टर्किश के साथ। कतार में बहुत ही अच्छा लोग वो ट्रीट करते हैं, आपको खाना अच्छा देते हैं। टर्किश में भी आपको अच्छा ट्रीट करते हैं, अच्छा आपको खाना देते हैं। तो ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस फ़्लाइट को लेके। अगर फ़्लाइट्स की बात करते तो नंबर 1 में आती है सिंगापुर एयरलाइन, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। उसके बाद आती है एमिरेट्स 2 नंबर पे, उसके बाद आती है टर्किश, उसके बाद आती है कतार। अमेरिकन एयरलाइंस भी है, डेल्टा एयरलाइन है। तो ये कुछ 5-6 फ्लाइट्स है जो कि वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। हर कोई भी कंट्री में जो आपको एमिरेट्स की फ़्लाइट्स दुबई से आपको मिलेगी, चाहे आपको अफ्रीका जाना हो, चाहे आपको यूरोप जाना हो, चाहे आपको लैटम जाना हो, हर बड़े कंट्री में आपको एमिरेट्स की फ़्लाइट देखने के लिए मिलेंगी। उसके बाद है कतार की भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, कतार भी आपको हर एक कंट्री में देखने के लिए मिले। उसके बाद है एयर फ्रांस भी अच्छी कनेक्टिविटी है। ज़्यादातर एयर फ्रांस लैटम कंट्रीज़ में है, लैटम कंट्रीज़ में एयर फ्रांस की कनेक्टिविटी अच्छी है। तो यहाँ से हर एक कंट्री के लिए
पेरिस से फ़्लाइट है, जैसे पेरिस से लीमा हो, पेरिस से मेक्सिको सिटी हो, पेरिस से ब्राज़ील हो, वहाँ से पेरिस से यहाँ पे फ़्लाइट है, कनेक्टिविटी अच्छी है। और डेफिनेटली पेरिस से मुंबई तो है ही है। तो ये था ओवरऑल पेरिस फ़्लाइट कनेक्टिविटी के बारे में जो कि मैंने ऑब्ज़र्व किया है। यूरोप पे जब था, मैं यूरोप के बाद में बात आपको करूँगा अगर जब यूरोप जाऊँगा तो। यूरोप का भी मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, फ्लाइट्स को लेके, कंट्री को लेके, कनेक्टिविटी को लेके, ट्रेन्स को लेके। तो जब यूरोप जाऊंगा तो यूरोप की बातें करेंगे। अभी है लैटम में, तो ये था लैटम का ब्लॉग जो मेरा एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा। तो चले दोस्तों, मिलते हैं पेरिस में। बाय। तो दोस्तों मैं आया हूँ फ़्लाइट में और ये है मेरा सीट, प्रीमियम 12H। इसके आगे है बिजनेस क्लास और इसके पीछे आएगा इकोनॉमी क्लास। तो आपको दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये प्रीमियम क्लास। ये है सीट, प्रीमियम सीट। यहाँ पे भी इन लोगों ने हेडफोन्स, ऐसे हेडफोन्स है, ऐसे हेडफोन्स दिए हैं उन लोगों ने, काफ़ी अच्छे हेडफोन्स है। ये है रीडिंग लाइट्स। ये सीट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे पानी बॉटल्स, यहाँ पे म्यूज़िक सिस्टम आगे, ये है म्यूज़िक सिस्टम। तो काफ़ी अच्छा है। ये प्रीमियम क्लास का सीट पीछे जाता है ऐसे, और बहुत सारा आपको यहाँ पे लेग रेस्ट भी मिलेगा आपको पाव रखने के लिए। तो ये जो मुझे है मिला है अपग्रेड करके एक्चुअली, क्योंकि मेरा था इकोनॉमी क्लास और मैं बहुत बार सिर्फ एयर फ्रांस से ही ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे ये अपग्रेड करके दिया है एयर फ्रांस वालों ने। प्रीमियम क्लास अच्छा है क्योंकि अभी है मेरा 15 घंटे का फ़्लाइट, तो 15 घंटे का फ़्लाइट है, ये प्रीमियम क्लास है। खाना भी अच्छा मिलेगा और सीट भी बहुत कंफर्टेबल है। हालांकि बिज़नेस क्लास की सीट इससे कंफर्टेबल रहती है, लेकिन ये मिनिमम इतनी तो होनी चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक क्लास में तो बहुत ही कंजेस्टेड सीट रहती है। तो प्रीमियम क्लास की सीट फिर भी अच्छी है। फ़र्स्ट टाइम मैं एक्चुअली ट्रैवल कर रहा हूँ प्रीमियम क्लास में। तो यहाँ पे वॉशरूम भी बड़ा है, मैं जाके आया था, वॉशरूम भी अलग है, काफ़ी स्पेसियस वॉशरूम है। और ये जो प्रीमियम क्लास का सीट है कुछ अलग लेवल का ही कंफर्ट है। जो आपको कंफर्ट लेवल मिलेगा प्रीमियम क्लास में वो अलग लेवल का ही है। इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल कर करके थक गया था, पक गया था मैं। तो ये है दोस्तों प्रीमियम क्लास। तो दोस्तों आया हूँ मैं फ़्लाइट के अंदर। ये है मेरा फ़्लाइट एयर फ्रांस का जो जाता है लीमा से पेरिस, और मेरा जो सीट है वो है प्रीमियम क्लास का जो कि मुझे अपग्रेड करके मिला है। इसके आगे रहेगा बिज़नेस क्लास, इसके पीछे रहेगा इकोनॉमी क्लास। प्रीमियम क्लास का सीट बहुत ही कंफर्टेबल है। मैं आपको सीट दिखाता हूँ प्रीमियम क्लास का। तो ये है दोस्तों प्रीमियम क्लास का सीट जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ पे हेडफोन्स भी है, म्यूज़िक अगर आपको मूवी वगैरह देखना है तो। ये है रीडिंग लाइट्स, ये एक पिलो दिया है, एक दिया है आपको कंबल यहाँ पे आगे रखने के लिए। यहाँ पे दिया है आपको पानी बॉटल, ये म्यूज़िक सिस्टम, और काफ़ी कंफर्टेबल है प्रीमियम क्लास। जैसे मैं पहले ट्रैवल करता था इकोनॉमी क्लास में, तो इकोनॉमी क्लास के जो सीट रहते हैं वो बहुत ही कंजेस्टेड रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, आपको पाँव ऐसा फैलाने के लिए भी जगह नहीं रहता। लेकिन मिनिमम प्रीमियम क्लास को चाहिए। प्रीमियम क्लास आपको थोड़ा सीट अलग लेवल का कंफर्ट है, अलग लेवल का यहाँ पे स्पेस है पैर के लिए वगैरह, नींद आएगी आपको अच्छी, और खाना भी अच्छा रहेगा। मैं वॉशरूम गया था, वॉशरूम भी बहुत अच्छा है प्रीमियम क्लास का। ये है टोटल नज़ारा देखो दोस्तों प्रीमियम क्लास का।
ये है प्रीमियम क्लास टोटल। अभी बजे है 6। अभी फ्लाइट 15-20 मिनट में स्टार्ट होगी और 15 घंटे के बाद जाएगी पेरिस। तो ये था दोस्तों इनसाइड प्रीमियम क्लास का कैसा है लुक। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मुझे तो बहुत कंफर्ट लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बिज़नेस क्लास तो टिकट उसका बहुत महंगा रहता है। बिज़नेस क्लास तो आपको जैसे नॉर्मल अगर आपको मुझे टिकट पड़ा है 2 लाख का, तो बिज़नेस क्लास पड़ेगा आपको 4 का 5 लाख का। उसमें भी अगर आपको प्रीमियम क्लास एक्चुअली ऐसा कोई टिकट नहीं होता। प्रीमियम क्लास आपको अपग्रेड करके मिलता है। अगर आप फ्रिक्वेंट ट्रैवलर हो, अगर आप यही सेम फ्लाइट से ट्रैवल करते हो तो आप प्रीमियम क्लास आपको अपग्रेड करके मिलेगा, जो कि मुझे मिला है। तो मैं बहुत ही खुश हूँ, हैप्पी हूँ। 15 घंटे का फ़्लाइट है। छोटे वो इकोनॉमी क्लास में नींद ही नहीं आती, बहुत ही कंजेस्टेड होता है। ना सो सकते हो, ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो। और उसमें अगर बीच का अगर मिल गया तो ख़त्म, टाटा बाय बाय। बीच में तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। वैसे भी फिर भी अच्छा ही है प्रीमियम क्लास में। आयल सीट में प्रीफर करता हूँ क्योंकि यहाँ से उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। आपको अगर बैठ के बहुत ही थकान आया तो आप थोड़ा वॉक कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा स्पेस है आगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लैपटॉप रख सकते हो। ऐसे यहाँ पे ऐसे लैपटॉप रख सकते हो, ऐसे लैपटॉप रख सकते हो। देखो कितना बड़ा है ये, ऐसे लैपटॉप रख सकते हो। और ये मूवी वगैरह भी यहाँ पे देख सकते हो। ये मूवी वगैरह भी ज़्यादा रहेगी, क्लैरिटी अच्छी रहती है स्क्रीन की। लेग के लिए अच्छा जगह रहता है नीचे। ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये देखो काफ़ी कंफर्ट सीट रहता है। तो ये है प्रीमियम क्लास। ये देखो आगे ऐसा है प्रीमियम क्लास। तो ठीक है दोस्तों, ये था शॉर्ट वीडियो अबाउट प्रीमियम क्लास, शॉर्ट वीडियो अबाउट एयर फ्रांस का कैसा दिखता है प्रीमियम क्लास। तो ठीक है, चलो मिलते हैं आगे वाले वीडियो में। बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी तो मैं गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूँ पेरिस के एयरपोर्ट पे और मैं आया हूँ लीमा से, पेरू से, और जा रहा हूँ इंडिया, मुंबई। अभी बजे है मॉर्निंग के 10 और मेरी फ़्लाइट है एयर फ्रांस की, यहाँ से मुंबई गेट 28। तो चलो दिखाता हूँ आपको एयरपोर्ट। यह है पेरिस का एयरपोर्ट, चार्ल्स डे गोले। यहाँ पे है डेल्टा एयरलाइन जो जाएगी यूएस। यहाँ से शायद जा रही है मुंबई, सॉरी दिल्ली। यहाँ से जाएगी मुंबई। तो जैसे दोस्तों मैंने पहले बताया था कि जो पेरिस का ये एयरपोर्ट है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है। टोटल शायद 2 टर्मिनल है और 2 टर्मिनल के अंदर गेट है ABC, और ABC के अंदर और गेट है ABCDEF GHIJ KL MN। तो आपको तो पहले आना है आपके गेट पे, जैसे टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2, और उसके बाद आना है ABC। और अंदर आने के बाद में आपको चेक करना है कि आपका कौन से गेट पे आपका फ़्लाइट है। जैसे मेरा था AM, तो मेरा तो चेक इन हुआ था गेट A पे। बैगेज वगैरह ड्रॉप किया था मैंने ऑलरेडी वहाँ पे लीमा में, तो मेरा बैगेज आएगा डायरेक्ट मुंबई। और बाद में यहाँ पे सिक्योरिटी गेट, एक्चुअली मैं आया था कल, तो मैं बाहर जाके 1 नाइट स्टे किया। अभी मॉर्निंग में आके अभी मुंबई जा रहा हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद आपका इमिग्रेशन होगा और एक बार, और उसके बाद आपका सिक्योरिटी चेक होगा। तो सिक्योरिटी चेक हुआ था मेरा 2E, टर्मिनल 2E में। और उसके बाद अंदर आने के बाद मुझे गेट M पे आना था, तो मुझे आना पड़ा
ट्रेन से, मेट्रो से, तो अंदर ही अंदर आपकी मेट्रो है। और मैं पहुंचा हूँ अभी गेट M28 पे, जो कि जाएगा अभी मेरा फ़्लाइट मुंबई। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है। इनफैक्ट इतना बड़ा, इतना ये होने के कारण भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट रखा है इन लोगों ने। और इतना कुछ खास एयरपोर्ट नहीं है। जैसे टर्की का एयरपोर्ट एकदम, इस्तांबुल का एयरपोर्ट एकदम अच्छा है, कतार का एयरपोर्ट एकदम अच्छा है। ये दो एयरपोर्ट एकदम सिस्टमेटिक है। अंदर ही आने के बाद आपको सब कुछ मिलेगा, ABCD एकदम सिस्टमेटिक उन लोगों ने बनाया है। लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट बनाया है। अंदर आने के बाद ये मेट्रो से वो मेट्रो, ये टर्मिनल से वो गेट, ये गेट से वो गेट, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है यहाँ पे ओवरऑल। तो फाइनली मैं आया हूँ यहाँ पे, इसलिए आप एक कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपको कम से कम 2-3 घंटा तो पहले आना है। तो आपको इधर उधर भागम दौड़ी नहीं होगी। हालांकि दूसरी चीज़, यहाँ पे ज़्यादा इंग्लिश में नहीं आती लोगों को। जैसे आपको ये साइंस देख के ही, ऐसे जो साइंस रहते हैं, ऐसे साइंस रहते हैं। M29, यहाँ पे M28 है, यहाँ पे M31 है। तो ऐसे साइंस देख के ही आपको आपके गेट पे पहुंचना है और इंक्वायरी करनी है, क्योंकि हर टाइम गेट चेंज होते रहते हैं। जैसे अगर आपका, समझो अगर आप एयरपोर्ट के अंदर आए हो और आपका है कि M28 है, हो सकता है कि 1 घंटे बाद M32 हो या M28 M23 हो। तो आपको आधे घंटे में आपका गेट चेक करना है कि कहाँ पे है आपका फ़्लाइट, कहाँ से आपका फ़्लाइट बोर्ड होने वाला है। ये सब कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है आधे घंटे में। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एयरपोर्ट है। तो जैसे ही अंदर आओगे आपको अंदर कॉफ़ी शॉप मिलेगा, अंदर आपको कुछ बर्गर खाने के लिए मिलेगा, ब्रेड मिलेगा। ये लोग ब्रेड बहुत खाते हैं, डिफरेंट टाइप के ब्रेड, चॉकलेट ब्रेड, ये वो। तो कॉफ़ी तो मिलेगी अच्छी। और बाद में अंदर बहुत बड़े बड़े ब्रांड भी है, जैसे चैनल, बुल्गारी, लुई विटॉन, डियोर, प्राडा, ऐसे ब्रांड है अंदर, जो कि बहुत कॉस्टली है। और लेकिन लोग ख़रीदते हैं, लोग लाइन लगा के ख़रीदते हैं ये ब्रांड्स। उनका कुछ अलग कंफर्ट रहता है, उनका कुछ अलग क्वालिटी रहती है, तो अंदर आके भी लोग ख़रीदते हैं वो ब्रांड। पेरिस जाना जाता है शॉपिंग के लिए, पेरिस जाना जाता है टूरिज़म के लिए। पेरिस लोग आते हैं घूमने के लिए, पूरी दुनिया से लोग आते हैं पेरिस घूमने के लिए, ना कि ओनली इंडिया से, ना कि ओनली मुंबई से। लोग आते हैं US से, लोग आते हैं अफ्रीका से, लोग आते हैं चाइना से, लोग आते हैं बाकी के यूरोपियन कंट्री से पेरिस घूमने। तो पेरिस एक बहुत बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हालांकि मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, हालांकि इतना मुझे कुछ पेरिस खास नहीं लगा। हाँ है, ठीक है, लेकिन बहुत महंगा है। जैसे मैंने रात को एक पिज़्ज़ा खाया था और कुछ कोल्ड ड्रिंक लिया था, तो 40 यूरो हुआ, 4,000 रुपये खर्चा हुआ एक पिज़्ज़ा का। तो इतना महंगा है। कॉफ़ी अगर लोगे तो आपको मिलेगी 10 यूरो में, जैसे 1,000 में आपको सिर्फ कॉफ़ी मिलेगी। पानी बॉटल 3 यूरो में, 300 यूरो में पानी बॉटल, 300 रुपये में पानी बॉटल। तो बहुत महंगा है, अननेसरी खर्चा बहुत कॉस्टली है पेरिस। लेकिन ठीक है, लाइफ में 1-2 बार आप आते हो तो ठीक है। लेकिन भाई दुनिया आती है, भर के आती है दुनिया। बहुत लोग रहते हैं पेरिस में, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, इतने हर जगह पे लाइन लगा के लोग हैं कॉफ़ी पीने, स्टारबक्स में, मैकडोनल्ड में, होटल तो बहुत महंगा है। होटल आपको जैसे 200-250 यूरो में छोटा सा रूम मिलेगा, जैसे 20-25 हज़ार, 200-250 यूरो मतलब 20-25 हज़ार इंडिया के, छोटा सा रूम मिलेगा। आपकी एक बैग बैठेगी, एक बेड रहेगा, दैट्स इट। अगर आपको लैविश होटल चाहिए बेड वाला वगैरह थोड़ा लैविश, तो 400-500, 40-50 हज़ार में एक नाइट का होटल लगेगा आपको। तो ये है पेरिस, ये है यूरोप।
हालांकि इतना महंगा नहीं था यूरोप, इतना कॉस्टली नहीं था यूरोप, लेकिन वॉर के बाद जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उसके बाद इनके एनर्जी क्राइसिस आ गए, इनके ऊपर इमिग्रेशन का लोड आ गया, जैसे बाहर के लोग आ रहे हैं यहाँ पे, यूक्रेन के लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जैसे हर एक यूरोपियन कंट्री ने डिसाइड किया कि कुछ 5% यूरोप के लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तो यूक्रेन के लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तो यूक्रेन के लोग यहाँ पे आए, तो वो इनका बहुत बर्डन बढ़ गया है। इसीलिए अभी जो है वो पूरा यूरोप की लगी है, पूरा यूरोप महंगा है, एनर्जी क्राइसिस है, दूसरी चीज़ कॉस्टली हुआ है सब कुछ चीज़ें, तीसरी चीज़ जो इनका बजट था, जैसे पहले इनका डिफेंस का बजट समझो 1% था, वही अभी 3% किया है, तो जो चीज़ें महंगी हुई है ना वो 2 गुना महंगी हुई है। जो कि पहले इनका लाइट बिल आता था जैसे फॉर एग्जांपल 100 यूरो, तो वही आ रहा है अभी उनको लाइट बिल 200 यूरो। जैसे पहले टैक्सी मिलती थी मुझे 8-10 यूरो में, वही अभी 20-25 यूरो में जैसे हो रही है। जैसे होटल मिलता था मुझे 70-80 यूरो में, वही अभी 150-200 यूरो हो रहा है। जैसे मेरा खाना होता था एक टाइप का लंच या डिनर 20-22 यूरो में, वही अभी 40-50 यूरो लग रहा है। तो यहाँ अभी यूरोप इतना महंगा हो रहा है, इतना यूरोप की अभी लगी पड़ी है, बहुत कॉस्टली हुआ है यूरोप। तो ये है सारा यूरोप के बारे में इंफॉर्मेशन, और कुछ चीज़ें मैं शेयर करूँगा यूरोप के बारे में। तो अभी तो एयरपोर्ट पे आया हूँ, अभी देखता हूँ मेरा गेट वगैरह क्या चेंज तो नहीं हुआ है, क्या स्टेटस है, ये मुझे दिखाना था आपको एयरपोर्ट। ये है पूरा एयरपोर्ट का लुक या व्यू, कैसा दिखता है एयरपोर्ट। तो दोस्तों मैं आया हूँ फ़्लाइट में एयर फ्रांस, और ये है मेरा प्रीमियम इकोनॉमी। तो एक्चुअली जब आप फ्लाइट में आते हो तो 2-3 टाइप के आपको सीट मिलेंगे। एक तो रहता है बिज़नेस क्लास जो कि बहुत महंगा रहता है, दूसरा रहता है प्रीमियम इकोनॉमी जो मीडियम है, और तीसरा रहेगा इकोनॉमी जो सस्ता है। तो अगर कॉस्टिंग की बात करते हैं मुंबई से पेरिस, तो आपको बिज़नेस क्लास मिलेगा 2 से 2.5 लाख में, प्रीमियम बिज़नेस क्लास मिलेगा या प्रीमियम इकोनॉमी मिलेगा आपको 1.5 लाख के आसपास, रिटर्न टिकट बोल रहा हूँ मैं, और जो इकोनॉमी क्लास है वो 80-90 हज़ार के आसपास मिलेगा, या 1 लाख पकड़ो। तो ये है कॉस्टिंग। चलो मैं सीट दिखाता हूँ, ये तो कंफर्टेबल सीट है, यहाँ से एक रो में सिर्फ 2 ही सीट रहेगा, ये विंडो क्लास है, और जो सीट रहेगा वो ऐसे यहाँ से नीचे जाएगा, ऐसे नीचे ये ऐसे यहाँ से ऐसे नीचे जाएगा, ये सीट रोल होगा, और यहाँ पे आगे है पानी बॉटल, यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह चार्जिंग करने के लिए, यहाँ पे आपको दिया है फूड रेस्टर, ये है स्क्रीन, तो बड़ी स्क्रीन है, अच्छी स्क्रीन है। तो जो डिफरेंस आता है दोस्तों नॉर्मल सीट में और प्रीमियम इकोनॉमी में, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। ये है रीडिंग लाइट्स, तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहता है कि जैसे अगर आप सीट की बात करते थे, बहुत कंफर्टेबल सीट है पहली चीज़। तो दूसरी चीज़ है खाने के बारे में, खाना भी यहाँ का अच्छा रहता है, खाना भी डिफरेंट रहता है। जो आपको इकोनॉमी क्लास में मिलेगा ये 2 के आइटम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे खाना थोड़ा अलग मिलता है, थोड़ा लैविश डिश रहता है। तो ऑप्शंस ज़्यादा रहते हैं, 3-4 ऑप्शंस रहेंगे, फ्रूट्स ज़्यादा रहते हैं। उसके बाद खाना वाइन ये रहता है, शैम्पेन रहता है, अगर आप शैम्पेन पीते हो तो शैम्पेन रहता है, अगर आप शैम्पेन नहीं पीते हो तो आगे आपको एनी टाइम फ्रूट्स रहेंगे, दूसरी चीज़ अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हो तो अल्कोहल भी आपको अच्छा क्वालिटी का अल्कोहल आपको मिलेगा।
तो वो फैसिलिटी रहती है, अच्छी सर्विस रहती है, सीट कंफर्टेबल रहते हैं। तो जैसे मैं कल आया था पेरू से यहाँ तक, तो मुझे इतना ऐसा लगा नहीं कि मैं 10-12 घंटे ट्रैवल कर रहा हूँ। ऐसा लगा कि 4-5 घंटे में ही ट्रैवल कर रहा हूँ और मेरा डेस्टिनेशन आया है। यहाँ से पेरिस से मुंबई है 8 घंटे का फ्लाइट। तो सीट है अच्छी, नींद भी हुई है मेरी अच्छी। तो हो सकता है कि अच्छा मेरा सफ़र हो, फूड अच्छा हो, 1-2 मूवी देख के खाना खाते रहे तो आपका हो गया सफ़र। तो ये था दोस्तों पूरा ओवरऑल व्यू अबाउट प्रीमियम क्लास।